नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे मैत्रेयी पुष्पा जी का उपन्यास इदन्मम और इसमें जो चित्रित समस्याएं हैं उनको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैत्रेयी पुष्पा का जो उपन्यास है इदन्मम, सबसे पहले बात करें इदन्मम की। इदन्मम से तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है कि यह केवल मेरा नहीं सबका है और जो सबका है वो मेरा है। यह हवन आदि के जो मंत्र होते हैं उसमें उच्चारित किया जाता है संसारिक समस्याओं के निदान के लिए। यह यूं कहें कि ये जो समस्या है ये केवल मेरी नहीं सबकी है और जो सबकी है वो मेरी है, इसलिए उसका निदान हो। तो इसी से इसका नामकरण भी किया गया है। इस उपन्यास में जो प्रमुख पात्र है वो कौन है? मंदा है। मंदा यहाँ पर प्रमुख पात्र के रूप में है। मंदा के अलावा बहू, बहू से तात्पर्य क्या है? दादी है, जिसको बहू कहा जा रहा है, इसमें संबोधन किया जा रहा है। प्रेम, जो कि मंदा की माँ है, जैसे पात्र इसमें है। यानी नारी पात्र यहाँ प्रमुख रूप से इस उपन्यास में है। इस उपन्यास में नारी जागृति का संदेश दिया है, वह नारी जीवन के कई पहलुओं को दिखाया गया है। इसके साथ साथ सामाजिक रूढ़िवादिता, राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार और समाज के शोषित वर्ग के जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का चित्रण भी इस उपन्यास में किया गया है। तो ये सारी जो मूल समस्याएं उठाई गई है या मूल समस्याओं का चित्रण इसमें किया गया है, वो ये सभी समस्याएं हैं जो इस उपन्यास के घटनाक्रम में शामिल है। यहाँ पर बात करें तो इस उपन्यास में 3 पीढ़ियों की स्त्रियों का संघर्ष समानांतर खड़ी हैं तीनों। बहू, जो कि मंदा की दादी है, प्रेम मंदा की माँ है और तीसरा चरित्र स्वयं मंदा का है, जो इस उपन्यास की नायिका है। यह मंदा तीसरी पीढ़ी की स्त्री है। स्त्री अस्मिता के संघर्ष की कहानी के साथ ही यह उपन्यास स्त्री की चेतना का भी इतिहास है। यहाँ हर पीढ़ी की स्त्री अपने बाद की पीढ़ी की स्त्री की यथास्थिति से निकालकर संघर्ष करती है और अनजाने ही सही वह स्त्रियों के संघर्ष को एक पड़ाव देती है, एक स्थान देती है, एक यूं कहें कि एक नए दिशा देती है। बहू, जो कि मंदा की दादी है, उनके बेटे की हत्या हो जाती है। महेंद्र जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। यह बहू का संघर्ष है, किसी भी तरह वह अपनी पोती मंदा को अपने पास रखना और उसके हिस्से की संपत्ति को बचाना, क्योंकि उनकी बहू जो प्रेम है यानी मंदा की माँ है, वो अपने बेटे को साथ लेकर वहां से चला जाना चाहती है। यहाँ बहू और उनकी बहू प्रेम का संघर्ष अलग अलग जमीन पर खड़ा है, लेकिन दोनों के अपने दायरे को तोड़कर बाहर कदम रखा है। दोनों का चयन अलग अलग है। एक ने सामाजिक परंपरा के आदर्शों और पारिवारिक मूल्यों को सबसे ऊपर रखा, तो दूसरे ने अपनी अस्मिता, अपने अधिकार और इच्छा का चयन किया। यानी जो बहू है यानी दादी है, वो सामाजिक परंपरा और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ी हुई स्त्री है, जबकि जो प्रेम है वो अपनी स्वयं की अस्मिता को बचाना चाहती है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है और अपनी इच्छा को प्रमुखता देती है। तो इस तरह से यहाँ स्त्री जीवन के अलग अलग पड़ावों को, अलग अलग दृष्टिकोण को इस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। अब अगर बात करें इसमें जो मूल समस्याएं उठाई है, एक तो समाज को लिया गया है। समाज क्योंकि महत्वपूर्ण है और समाज का चित्रण इस उपन्यास में बड़ी ही सुंदर तरीके से मैत्रेयी ने किया है। तो मैत्रेयी पुष्पा जी के उपन्यासों में अगर देखें, स्त्री चरित्र सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त होकर अपने जीवन को, अपने समाज को सुखदायक बनाने का प्रयत्न करती हुई नजर आती हैं। इदन्मम उपन्यास में भी मंदा अपने पिता के अस्पताल का स्वप्न पूरा करने के लिए निरंतर संघर्ष करती है। गोपालपुरा, खमन, डिकोली, झकनवारा आदि लगभग 15 गांवों को खबर करा दी। पंचायत बुलाकर गांव की जनसंख्या दर्ज की। सभी प्रधानों के हस्ताक्षर लेकर अपनी समस्याएं लिखी। बीमारियों और मृत्यु का भयानक हवाला दिया गया। उस क्षेत्र के जो एमएलए हैं राजा साहब, उसकी गुजारिश पर राजा साहब जैसे राजनेता नहीं चाहते कि सोनपुर में अस्पताल बने। फिर भी मंदा की लड़ाई रुकी नहीं। उपन्यास की नायिका मंदाकिनी, जिसे पूरे उपन्यास में मंदा कहकर संबोधित किया गया है, उसका पूरा जीवन चरित्र मानवीय मूल्यों, उसकी सहज संवेदनाओं से रचा गया है। अन्याय और शोषण के इस वातावरण में मंदाकिनी की आवाज आंदोलन और मित्रता की आवाज है। जहां मनुष्य मनुष्य का साथी है, वहां कोई जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर छोटा बड़ा नहीं है, बल्कि सबके सुख दुख साझे हैं। और इसी प्रकार के समाज का निर्माण करना
जहाँ जाति धर्म के आधार पर किसी समाज को ना बांटा जाए, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे मुक्ति मिले, उस समस्याओं का समाधान हो, वो बीमारी से जुड़ी हुई समस्या हो चाहे पेट भरने से, तो समाज को जागरूक करने का कार्य इस उपन्यास के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से किया गया है। उसके बाद है सामान्य जनता को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना। देखिए, जो यहाँ स्त्री पात्र है उसके माध्यम से एक सशक्त दृढ़ चरित्र की रचना की है। यही कारण है कि मैत्रेयी पुष्पा जो अन्य महिला उपन्यासकार है उनसे अलग नजर आती है, क्योंकि इन्होंने नारी जगत को नए दृष्टिकोण से देखा है। मंदा का उद्देश्य है ग्रामीण विकास करना। वह अकेले ही ग्रामीण समाज, शोषित वर्ग और आदिवासी मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष अभियान चलाती है। गांव-गांव में जाकर रामायण का अर्थ समझाती है। वो मंदा सामूहिक संघर्ष में विश्वास करती है और उसके लिए लोक शक्ति को जागृत भी करती है। मंदा ने मजदूरों को उनकी मेहनत का महत्व और मूल्य भी समझाती है। तो यहाँ पर जो समाज है या जनता है वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। अब ऐसे पात्रों की रचना करना जो उनको जागरूक करे या सचेत करे, तो वो मैत्रेयी जी ने अपने उपन्यासों में बखूबी किया है। तो ये एक समस्या है कि समाज को जागरूक कैसे किया जाए, और मंदा जैसी नायिका के माध्यम से समाज को जागरूक करना स्त्रियों को प्रेरित करता है कि समाज में प्रत्येक स्त्री इस प्रकार का कार्य कर सकती है, अपना सहयोग दे सकती है, ताकि सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। उसके बाद देखिए राजनीतिक व्यवस्था का चित्रण। देखिए इस उपन्यास में ऐसे स्त्री पात्रों को चित्रित किया गया है जिन्होंने भ्रष्ट राजनीति, राजनेताओं, वोट की राजनीति, धोखाधड़ी करने वाले जो राजनेता है उसके खिलाफ वो संघर्ष करती हैं। यहाँ मंदा की अगर बात करें तो वो केवल 5वीं कक्षा तक पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ वह से तात्पर्य कौन है? मंदा है। ध्यान में रखेंगे कि मंदा केवल 5वीं कक्षा तक पढ़ी है, फिर भी वह एमएलए साहब को भी झुकने के लिए मजबूर करती है। गांव वालों ने मंदा का साथ दिया। अंत में गांव की मंदा ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर की लोकतांत्रिक प्रणाली में गांव का अस्तित्व भी सिद्ध किया। मंदा ने जनमानस को जागृत करके राजनेताओं को चुनाव पर बहिष्कार कर अपना संघर्ष वो आरंभ करती है। गांव के लोगों को वह वोट की दलाली करने से सावधान रहने की बात भी समझाती है। मंदा ने गांव में सलाह करके गोपालपुरा में वोट की राजनीति के संदर्भ में बैठक बुलाकर जनसाधारण को अपने वोट के अधिकार के प्रति भी सावधान किया कि किसे वोट देना है, वोट बेचना नहीं है, बल्कि वोट का सही उपयोग कैसे करना है। तो राजनीतिक व्यवस्था का बिल्कुल हूबहू जैसी राजनीतिक व्यवस्था उस समय चल रही थी, भ्रष्टाचार से युक्त जो राजनीति है उसका चित्रण इस उपन्यास के माध्यम से किया गया है। शिक्षा की समस्या। देखिए हमारे समाज में अगर देखें, भारतीय समाज में शिक्षा एक समस्या के रूप में रही है, क्योंकि संपूर्ण समाज को शिक्षा की अगर देखें तो व्यवस्था या सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। मंदा की दूसरी लड़ाई भी यही है कि वो शिक्षा की समस्या का निदान करना चाहती है। वो गांव में एक स्कूल की स्थापना करना चाहती है। मंदा देख रही है कि स्कूल होते हुए भी दूसरे स्कूल खोले जा रहे हैं। उधर जहां स्कूल नहीं है, जहां उसकी जरूरत है, वहां खोले जाने के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं। यानी जहां पहले स्कूल है वहीं और सुविधाएं दी जा रही है, जबकि जहां वास्तविक सुविधा की जरूरत है वहां पर स्कूल की सुविधा नहीं है। इदनमम उपन्यास में मैत्रेयी पुष्पा ने राजनीति का एक ऐसा चेहरा सामने लाया जो आदिवासी मजदूरों और पिछड़े लोगों को वोट बैंक के सिवाय कुछ नहीं मानता। इसीलिए वो उनकी शिक्षा की या उनके जीवन में जो कमियां हैं उनकी व्यवस्था करने की भी कोई उसकी ओर भी कोई ध्यान नहीं देता। इन वर्षों से चली आई व्यवस्था को बदलने की कोशिश मंदा करती है जागरूक करने के लिए, ताकि स्कूल खोला जाए, लोगों को जागरूक किया जा सके, समाज को शिक्षित किया जा सके। तो मैत्रेयी पुष्पा ने अपने उपन्यास में केवल वोट की राजनीति करने वाले राजनेताओं और उसके गिरोह का पर्दाफाश किया है। धरातल पर काम करने वाले जो राजनेता है वो यहाँ दिखाई नहीं देते। वो लोगों की शिक्षा की, उनके भोजन की, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं देते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो केवल वोट की राजनीति करते हैं, केवल अपनी रोटियां सेकने का कार्य करते हैं, जबकि सामाजिक व्यवस्था या शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं देते। तो यहाँ शिक्षा की ओर ध्यान दिलवाया गया है, खासकर मंदा के माध्यम से, क्योंकि मंदा एक स्कूल खोलने के लिए संघर्ष करती है। उसके बाद है स्त्री सशक्तिकरण। मंदा के माध्यम से इस दो मुहे समाज को यह संदेश दिया गया है कि जिस प्रकार
पुरुष के हर अपराध व पाप समाज में क्षम्य माने जाते हैं। देखिए उसमें भी यही था। और देखें तो पुरुष प्रधान हमारा भारतीय समाज रहा है, इसमें पुरुष के द्वारा किया गया कोई भी कार्य क्षमा के योग्य है, लेकिन स्त्री अगर कोई कार्य करती है तो वो उसके लिए पाप की अधिकारी बन जाती है। लेकिन बंदा यहाँ पर यह सिद्ध करना चाहती है कि जैसे पुरुष को क्षमा किया जा सकता है, उसी प्रकार स्त्री भी अपने छोटे से अपराध को अक्षम्य मानकर अपने को स्वा न करे। यानी अगर कोई अपराध हो भी जाता है तो ऐसा ना माने कि वो माफ नहीं किया जा सकता और अपने जीवन को खत्म ना करे। समाज से अपने हर अधिकार की उसे मांग करनी चाहिए। मैत्रेयी पुष्पा ने स्त्री पात्र की व्यक्तिगत लड़ाई के बदले सामाजिक और सामूहिक संघर्ष भी यहाँ लड़ते हुए दिखाए हैं। उनकी नारी चरित्र वर्चस्व को चुनौती देकर अपनी अलग राहों के ऐलान और अन्वेषण में स्त्री सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण स्वप्न तैयार करती है। इस उपन्यास में ग्रामीण परिवेश और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद नारी की महत्वपूर्ण और गरिमामयी भूमिका की प्रतिष्ठापना हुई है। मंदा अपने सारे निर्णय स्वयं लेती है। बलात्कार जैसी घटना से वह टूटती नहीं, अपितु अपना प्यार ठुकराकर दूसरों की भलाई के रास्ते पर निकल जाती है। तो यहाँ पर स्त्री को समाज में कैसे अपना स्थान स्वयं बनाना होगा, संघर्ष करना होगा, समस्याओं का सामना करना होगा, ये मंदा के माध्यम से दिखाया गया है। तो हम देख सकते हैं कि इस उपन्यास में शोषितों, वंचितों और उनके लिए या उनके साथ लड़ने वालों की जो बात करें तो केवल उनकी कहानी नहीं है, बल्कि इस उपन्यास में 3 पीढ़ियों की स्त्रियों की स्वतंत्रता और अस्मिता का आख्यान भी है। यानी ये केवल समाज की कहानी नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों की कहानी है। अतः अंत तक आते आते उपन्यास अपनी श्रेष्ठता के चरम पर पहुंचता है, जहां संघर्ष की राह में उपन्यास की जो मंदाकिनी है अपने प्रेम को तजकर अपनी राह पर आगे बढ़ जाती है। मंदा उस जमीन से उठकर खड़ी हुई लड़की है जहां की जमीन के जर्रे जर्रे में अंधविश्वास है, धर्म है, अशिक्षा है, पितृसत्तात्मक परिवार है, गुलामी और गैर बराबरी है। अपनी उसी उबड़ खाबड़ मिट्टी पाथर के ढोकों की जमीन को सींचकर उपजाऊ बनाना है मंदा को। यानी विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। उसे शिक्षा, चेतना, आत्मनिर्भरता, समानता और मुक्ति का कोई बीज खोजना है और अपनी उस माटी में बोना है। यानी स्त्रियों के लिए संघर्ष करना है, उन्हें अपना सही जो उनका हक है, अधिकार है, वो दिलवाना है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि मैत्रेयी पुष्पा का लिखा वो जो उपन्यास है इदम्बम, ये भारतीय समाज में स्त्री की स्वतंत्रता और अस्मिता के साथ धारा के सबसे पिछड़े वर्गों का जीवन कितना त्रास्त है, इसकी एक गहरी और जमीनी पड़ताल है। सांप्रदायिकता का जहर एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलता है, कैसे हंसी खुशी के साथ साथ रहते हुए भी लोग पराये हो जाते हैं, बाबरी विध्वंस और रथ यात्रा का असर देश पर कैसे और कितना पड़ा, इसका बहुत ही सच्चा और जीवंत चित्रण इसमें किया गया है। देखिए ये अपने समय की बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, बाबरी विध्वंस और रथ यात्रा। भारतीय समाज का गवई यानी जो गवार गांव का परिवेश है, उनकी रूढ़ियों और उसमें जो लचीलापन, मिट्टी पत्थर से बना उसका ढांचा, सबको उपन्यास में बहुत ही सहज तरीके से उतारा गया है। गवई से तात्पर्य गांव में रहने वाले जो भोले भाले लोग हैं, उनके जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ चित्रित किया गया है। तो हमारा ये प्रश्न आज यहीं तक। देखिए ये प्रश्न मैंने कोशिश की है क्योंकि आपने समय बहुत कम दिया है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है कि मैं आपकी कसौटी पर खरी उतरूं और इस प्रश्न का उत्तर तैयार करूं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।